नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। जब एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी हथियारों के जखीरे रखने लगे, तो उस प्रदेश का और उस देश का क्या होगा? जी, शॉकिंग लगेगा। एक पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ रेड पड़ी है और हथियारों का जखीरा ऐसा लग रहा था जैसे वो युद्ध शुरू करने वाले हैं भारत के खिलाफ। अपने प्रदेश में नहीं, भारत के खिलाफ। क्या ये अपने आप को क्या उस प्रदेश को ये देश से तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड व्हाई इट इज वेरी वेरी कंसर्निंग जहां बात होती है देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी की। मनीष, यू आर वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया उससे बहुत एविडेंट होता है। एसडीपीआई और पीएफआई, ये दो नाम लोगों ने सुने होंगे जब भी केरला और केरला की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और उसी का एक पॉलिटिकल फ्रंट है सोशल डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया सॉरी, जो कि उनका पॉलिटिकल फ्रंट जैसा ऑपरेट करता है, क्योंकि पीएफआई के इतने सारे कारनामे हैं पहले कि उसको बैन कर दिया गया है। ये लोग हल्ला करते हैं आरएसएस और पता नहीं क्या क्या, लेकिन पीएफआई के कारनामे पे आपको सब चुपचाप दिखेगा वहां पर। अभी जो ये घटना हुआ है, कल जब रेड पड़ी है तो वहां पे हथियारों के इतने बड़े जखीरे निकले हैं, जिसमें आपको सारे मॉडर्न वेपन्स से लेकर के बॉम्ब बनाने के मटेरियल्स, बॉम्ब, और उसके साथ साथ 100 करोड़ वर्थ ऑफ ऊपर से का प्रॉपर्टी को वहां पे अटैच किया जाने का प्लान चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन ये है कि इतने बड़े हथियार का एक पॉलिटिकल पार्टी के पास काम क्या है? क्या वो अभी भी पीएफआई है या फिर अब वो एसडीपीआई है? एक, जब केरल में अगर आप दूसरा चीज देखिए तो केरल और तमिलनाडु और उसके बाद कुछ जो राज्य है जहाँ पे इलेक्शन काफी सेंसिटिव तरीके में होता है, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल, वहां पर कि क्या ये वहां से सप्लाई होकर के इधर वो क्रूड बॉम्ब्स भेजे जाते कि यहाँ पे बॉम्ब मारो, इलेक्शन को हाईजैक करो? या फिर जब पूरा देश या पूरा विश्व भर में इतनी सारी घटनाएं हो रही है, जहां पे आपका इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं काम चल रहा है, उसको टाइटन करने का काम हो रहा है, उस बीच में एक पॉलिटिकल विंग के पास से इतना बड़ा हथियार का जखीरा निकल के कैसे आ सकता है? और उसके बाद इसको फंड कौन कर रहा है? क्या ये फंडिंग भारत के अंदर से हो रही है या भारत के बाहर से हो रही है, जो कि इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं? और सबसे बॉटम लाइन क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें वही रहता है कि पीएफआई, जिसका कि एक इतिहास रहा है इस तरीके की एक्टिविटी में, चाहे वो कांग्रेस के वर्कर्स को मारना, चाहे सीपीआई के वर्कर्स को मारना, ये पीएफआई वही है जिसके एरिया में आपको भारत का झंडा नहीं दिखेगा, लेकिन चांद और सितारे वाले झंडा भर भर के दिखेंगे। तो फंडिंग आने का सोर्स क्या हमारा पड़ोसी है या कहीं उससे भी बाहर? अब दूसरा इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल ये देखना चाहिए कि ऐसे जो भी बैंड इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके पॉलिटिकल फ्रंट उन्होंने बना के रखे हुए हैं, ये क्या ये सिर्फ केरला तक सीमित है? क्या दिस इज जस्ट अ केस ऑफ पीएफआई एंड एसडीपीआई? इसके अलावा कम्युनिस्ट जो ग्रुप है उसका भी इसी तरीके से, और उधर अमित शाह जी का पूरा उनका जो एक मुहिम चल रहा है कि 31 मार्च तक हम कम्युनिज्म को खत्म कर देंगे। इस तरीके के बाहर से फंड भेजने वाले और कहां कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से पार्टीज इस तरीके के फंड ले रही है, जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज में बाहर निकल करके आएगी? क्योंकि एक टाइम था जब वो हथियारों का जखीरा मिलना ये बहुत ही रैम्पेंट था, जब वेस्ट बंगाल में या छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे माओइस्ट मूवमेंट काफी पीक पे था। बट जनरली केरल को जैसे हम प्रेजेंट करते हैं, हम देखते हैं कि ठीक है, पढ़ा लिखा स्टेट, और उसके बीच में आप इस चीज को फिर कहां से जस्टिफाई करते हो? एक समृद्ध राज्य जो पढ़ा लिखा है, उस बीच में ये कहां से एग्जिस्ट कर रहा है? और अगर कर रहा है तो वहां के जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उनके पास इसका इनपुट क्यों नहीं था? क्योंकि ये नेशनल एजेंसीज वहां पर जाकर के इसको कैप्चर की है। तो इसमें वो तालमेल या घुलना मिलना किस लेवल पे था कि वहां के लोकल एजेंसीज को नहीं पता चला? ये सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट पे वहां पे ये वेपन्स को पकड़ा गया है। एंड वो भी वेपन ऐसा नहीं कि आप एक दो बंदूक या ऐसा कुछ, वो इतना मात्रा में वो उसको पकड़ा गया है। मोकेरी वो जगह है जहां पर कि आप पूरा का पूरा एक पूरा गैंग वॉर एक आप कई दिनों तक लड़ सकते हैं, उस तरीके का, उस लेवल का, कितने सारे टेरर अटैक्स हो सकते हैं, उस तरीके का है।
मनीष जी, एक इंटरेस्टिंग बात ये है जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट दिखाया जहाँ से ये न्यूज़ आई है। ये सहारा कॉलेज के अंदर मोकरी में इनसाइड सहारा कॉलेज इन सहारा हायर सेकेंडरी स्कूल। कैन यू इमेजिन कॉलेज और स्कूल के अंदर मिल रहा है ये? अच्छा, एक और यहाँ पे आपको एक बात जोड़ना चाहूँगी। ये जो एसडीपीआई था, दिस वाज़ फाउंडेड इन ऑगस्ट 1992 टू प्रोवाइड नाउ हियर इन ऑगस्ट 1992 टू प्रोवाइड रिसर्च एंड पॉलिसी एडवाइस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान and the region. It works on issues like environment, governance, food security, energy, and social development. Now, this is getting interesting. ये आया कहाँ से ये जखीरा इतना? ये हथियारों का जखीरा लेकर कौन आया? किधर से आया? सोर्स कहाँ से हुआ? आप फंडिंग की बात करें, मैं बोल रही हूँ आया कहाँ से? दिया किसने इनको इतना बड़ा जखीरा? जिसमें बॉम्ब्स के बॉम्ब्स मिल रहे हैं, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, सहारा। एंड एक और अभी बैकग्राउंड में आपको लेकर जाऊँगी, वे बैक इन 2022 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब पीएफआई के ऊपर रेड्स पड़ रही थी, मनीष जी, ये वही एरिया है, वही लोग हैं, जिसके बारे में केरला पुलिस तक को नहीं बताया गया था। द ऑपरेशन वाज़ कैरिड आउट इन द मिडल ऑफ द नाइट और पीएफआई के वर्कर्स निकल कर भाग रहे थे और वहाँ केरला पुलिस को पार्ट ऑफ द मिशन बनाया ही नहीं गया, बल्कि पार्ट ऑफ द मिशन नहीं बनाने के लिए केरला पुलिस अमित शाह के पीछे पड़ गई थी। क्योंकि सबको पता था कि किस तरीके से केरला की पुलिस इज़ हैंड इन ग्लव्स विद दीज़ पीपल। रोज आरएसएस के वर्कर्स को मारते हैं। सबसे बड़ा जो सैक्रिफाइस हुआ है आरएसएस का, दैट इज इन केरला ओनली। एवरी सेकंड डे देयर यूज्ड टू बी अ पब्लिक किलिंग। मैं पीछे की बात नहीं कर रही हूँ। दिन दहाड़े मारा जाता था, एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि अगर आपने आरएसएस ज्वाइन किया तो आपके साथ ये होगा, और हीनियस तरीके से मारा जाता था। इतने बड़े हथियारों का जखीरा, कहीं ऐसा तो नहीं है जो अभी रिसेंटली एक बीजेपी की मेयर्स इलेक्ट हुई हैं, उसकी वजह से मिर्ची ज़्यादा बढ़ गई है एंड दे वांट टू कैरी आउट समथिंग बिगर एंड हीनियस? वेस्ट बंगाल इलेक्शन डेफिनिटली मैं देख रही हूँ, क्योंकि केरला और वेस्ट बंगाल, दे बोथ आर कनेक्टेड, दे बोथ हैव पाकिस्तान कनेक्शन। एक है ईस्ट पाकिस्तान, एक है वेस्ट पाकिस्तान के साथ। केरला में आईएसआई के कितने टेररिस्ट को पकड़े गए हैं पीछे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जी मनीष जी। बिल्कुल, इसको आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया वो बहुत ही सटीक उसका एक्सप्लेनेशन है कि ये हुआ क्यों? इसमें मैं एक एसडीपीआई के बारे में जैसे आपने बताया, एसडीपीआई जब पीएफआई पूरा काम कर रही थी, उसका एजेंडा क्या था? इस्लामिक नेशन ऑफ इंडिया। ये उसके एजेंडा, ये उनका एम था। जो भी होता था, इनके फंडिंग गल्फ से आते थे, इनके फंडिंग पाकिस्तान से आते थे, और इसका जो पूरा अगर आप देखेंगे पूरा सिग्नेचर, अगर मैं बोलूँ कि जैसे बना कैसे, सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर पूरा वैसे ही है। वो सारे इंडिया में वो एनजीओज, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होता है, जिनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इट्स एन टेम्पलेट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और रीजन में साउथ एशिया देखिए, पाकिस्तान देखिए, इंडिया देखिए, आप समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं इट्स अ डिकॉय, इट्स अ फ्रंट दैट हैज बीन क्रिएटेड कि उसके थ्रू सारे फंडिंग्स एंड इसको चैनलाइज किया जाए। दिसंबर 2025 की बात है, इसके प्रेसिडेंट फैजी को पकड़ा गया था और 125 करोड़ का एसेट को ईडी ने अटैच किया था। और अभी जो इसमें पकड़ा गया है, यहाँ पे कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है। और एक चीज और देखिए, जैसे आपने कहा कि इस स्कूल का नाम एंड ऑल, कोझिकोड एक स्ट्रेटेजिक जगह है भारत के इसके हिसाब से। वहां पे एजुकेशनल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूडिंग आईआईएम उस जिला में। वहां से जब ये पकड़ा गया है, इसमें पेट्रोल बॉम्ब्स मिले हैं। इसमें आपको जो क्रूड बॉम्ब्स जो यूज होता है कि अब कहीं पे आप अटैक करके, कहीं कोई जब भारी भीड़ जुटती है उस टाइम पे जो कोई अटैक होता है, उस तरीके के यहाँ पर बॉम्ब्स पकड़ाए गए हैं। उस तरीके का आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो इंडिया में बने हुए और इंडिया से बाहर बने हुए दोनों कैटेगरी का है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्केल है, इस स्केल को कितना बड़ा वो अटैक जहां भी करने का प्लान था या जहां भी डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान था, वो कितना बड़ा था। और दूसरा चीज कि अगर आपने जैसे कहा कि केरल और जो वेस्ट बंगाल है वो काइंड ऑफ कनेक्टेड है और दोनों ही जगह पे इलेक्शन होना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। और ये वही एरिया है गायत्री जी, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे एरियाज बना के दिए हैं, अगर आप आरएसएस ज्वाइन करेंगे आप मारे जाएंगे। अगर आपने यहाँ के पुलिस को, जैसे मैंने कहा कि पुलिस को नहीं पता था लेकिन सेंट्रल एजेंसीज को पता था, पुलिस को नहीं पता था, आपने सही कहा कि वो सही था कि उन्हें नहीं पता था, अदरवाइज ये ऑपरेशन होकर के पकड़ाता ही नहीं। यहाँ पे ये इनके ऊपर आरोप है कि आरएसएस मेंबर्स के ऊपर इन्होंने बॉम्ब फेंका है, ये इंक्लूडिंग सीपीआई जो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, ये क्योंकि कम्युनिस्ट के भी ग्रुप नहीं है, इससे भी अलग है, उसके ऊपर भी बॉम्ब फेंका है इन लोगों ने। 2010 में एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ को हाथ काट दिया था, इसका इनके ऊपर आरोप है। 2012 में ये लोग 27 मर्डर किए थे केरल के अंदर। सो दिस इज देयर इंटायर हिस्ट्री। और जब
आप पूरा इसको सामने से देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो कितना प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं एंड ऑल। और नहीं, अभी नहीं। इनके जी। यहाँ पर मैं जी एक चीज़ गायत्री। कहना चाहूँगी, लोग कहेंगे कि एसडीपीआई पाकिस्तान इज़ डिफरेंट देन एसडीपीआई इंडिया। दोनों सेम ही हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इट कैन नॉट बी कोइंसिडेंट। मैं नाम की वज़ह से नहीं बोल रही हूँ, दोनों की एक्टिविटीज़ एक हैं। गजवाए हिंद, हमने देखा किस तरीके से पीएफआई के गजवाए हिंद के पोस्टर्स बिहार में पकड़े गए थे। वी हैव नॉट फॉरगॉटन दैट। एनआईए ने रेड डाल-डाल के पकड़ा है। चूहे की तरह निकल-निकल कर भाग रहे थे। इनके जो हेड थे पीएफआई के इंडिया, उनको अभी रिसेंटली बेल मिली है 4-6 महीने पहले। बेल मिलते ही जखीरा पकड़ा जा रहा है हथियारों का। ये संयोग है या कनेक्ट द डॉट्स है? मैं तो ये बोलूँगी भई संयोग नहीं है ये। एसडीपीआई का पीएफआई का चीफ भावैसे तो दोनों एक ही हैं। एसडीपीआई इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, पीएफआई वाज़ देयर फ्रंट। मनीष जी, पीएफआई के अंदर मैं इसलिए थोड़ी मैं ऐड करना चाहूँगी। पीएफआई का जो सबसे डेडली विंग था वो उनका वुमेन विंग था। वो अपनी महिलाओं को जासूसों की तरह इस्तेमाल करते थे। मैंने और डॉक्टर अविनाश ने जब पीएफआई के ऊपर रेड्स पड़ी थी तो हमने एवरी डे वी कवर्ड द माइन्यूटेस्ट डिटेल पॉसिबल। इनकी महिलाएँ मुखबरी का काम करती थी, पीएफआई की। अब वही महिलाएँ तो आपकी एसडीपीआई में भी हैं। आपने कान ऐसे पकड़ा या आपने कान ऐसे पकड़ा, उसमें अंतर क्या है? कान तो आपने पकड़ा ना। तो जब पीएफआई को बैन किया गया था, उसी वक़्त एसडीपीआई को बैन नहीं करना चाहिए था क्या? Because a political party connected with a terrorist organization or a criminal organization or a mafia or a gang organization, क्या उसको बैन करने का नहीं बनता था? उसको भी बैन करना चाहिए था। बोलते हैं ना कि जब आप निप द एविल इन द बड, जब आपने एक को ऑलरेडी बैन किया और हमको पता है कि वो दोनों एक दूसरे के ही टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, तो उसको उसी वक़्त वहीं के वहीं खत्म करना चाहिए। बट इट वाज़ लेट लूज़ एंड नाउ देखिए क्या कर रहे हैं। जी। देखिए पीएफआई जो जब उसको मर्ज करके 2006 में जो अलग-अलग डेमोक्रेटिक फ्रंट था जब उसको बनाया गया था, वहाँ पे एक एजेंडा डाला गया कि 2047 तक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरथ्रो कर देना है। और ये लोग अपना कोर्ट लगाते हैं जहाँ पे शरिया के हिसाब से यहाँ पे मतलब फैसला सुनाया जाता था। और वो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो केरला फाइल्स जब निकल कर के आया था, तो ये जो पूरा एक ग्रुप बना एसडीपीआई बिकेम इवन मोर प्रिवेलेंट कि वो इस सारे जो कन्वर्जेंस हैं वहाँ पर उस चीज़ को भी चलाएगा क्योंकि पीएफआई थोड़ा रेडिकल हो गया था तो उसको उसका एक शांत चेहरा बनाया गया एसडीपीआई को। और ये जो शांत चेहरा निकल कर के आता है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोग्रेस, ये सबसे ज़्यादा आपको चुपचाप ऑपरेट करेंगे। आपके नाक के नीचे ऑपरेट करेंगे और उसके बाद चाहे वो धर्म परिवर्तन का केस हो, चाहे वहाँ पर मास रेडिकलाइजेशन का केस हो जो कि अननोटिस्ड जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका सबसे बड़ा इनको एक फायदा मिलता है कि पीएफआई आपने क्या माइंडसेट सेट किया, लोगों को क्या दिखा रही है, एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसको बैन किया गया, ठीक है, उसको ईएपीए एक्ट के अंतर्गत उसको 5 साल के लिए बैन किया गया। अब जो उसका पॉलिटिकल फ्रंट है, अरे ये तो पॉलिटिकल फ्रंट है, ये तो प्रोग्रेसिव वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्टर्स हैं ये लोग। अब ये जिस लेवल पे आपको हार्म पहुंचाएंगे, ये जिस लेवल पे इनका प्लानिंग होगा या इनका फंडिंग इतना वो आपको लगेगा कानूनन तरीके से एकदम साफ सुथरा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कॉलेज और हाई स्कूल से आपको बॉम्ब मिलेगा, इतना बड़ा हथियार का जखीरा मिलेगा। एंड दिस इज अ वार्निंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल कि जब भी कभी भी ऐसे कोई भी आपको पार्टी कोई भी फ्रंट या कुछ भी दिखे तो उसको आप आधा बैन करके मत छोड़िए, जो भी उससे एसोसिएटेड है बैन एवरीथिंग इन द सेम कैपेसिटी। उसको आधे पे पकड़ के छोड़ना है कि पीएफआई बैन करके एसडीपीआई छोड़ दिया एंड ऑल, दैट विल नॉट वर्क क्योंकि आप छोड़ेंगे वो और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अननोटिस तरीके से कुछ बड़ा कांड करने के फिराक में रहेगा। मैं इसीलिए ये बात कर रही थी, जैसे अब्दुल सत्तर, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीएफआई, ही वाज़ ग्रांटेड बेल इन जून 2025। जून 2025 एंड दिस इज़ जनवरी 2026, 6 महीने के अंदर में देखिए क्या कांड निकल कर आ रहे हैं। ई अबू बकर, फॉर्मर पीएफआई चेयरमैन, बाय द वे अब अब्दुल सत्तर के ऊपर आरएसएस वर्कर्स के मर्डर्स का केस भी चल रहा है, इसीलिए केस भी चल रहा था। ये जो अबू बकर है, फॉर्मर पीएफआई चेयरमैन, इनको बेल अभी आज तक नहीं मिली है। पर ये सेक्रेटरी जनरल साहब सत्तर को मिल गई है, अब्दुल सत्तर। तो इनको आप बेल दे रहे हो, आप एसडीपीआई को लूज़ छोड़ रहे हो, तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू कम बैक। बिकॉज़ दे आर गोइंग टू रीऑर्गनाइज़, दे आर गोइंग टू गेट द मनी अगेन। पैसे की कमी नहीं है, भारत में पैसे की कमी नहीं है, वो अलग बात है कि अमेरिका में होगी, भारत में नहीं है पैसे की कमी। और भारत के दुश्मन इतने हैं, इतने दुश्मन हैं अंदर से लेके बाहर तक, कि आपको पैसे आराम से मिल जाएँगे। आप ये सोचिए इतना बड़ा हथियारों का वो भी कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल में। दिस साउंड्स अलर्ट, बिग, बिग, बिग अलर्ट।
कि जैसा हम बोल रहे हैं 2026 विल बी डिफिकल्ट, और अभी तो जनवरी शुरू हुआ है, दिस इज नॉट इवन सेकेंड वीक। जी मनीष जी, योर फाइनल कमेंट्स। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि अब जहाँ भी जिस लेवल पे हम गृह मंत्री जी का जो मुहिम है कि खत्म करेंगे नक्सलवाद को जड़ से, मुझे लगता है इस तरीके के जो फ्रंट्स हैं, दैट शुड बी नॉट नेक्स्ट, द इमीडिएट नेक्स्ट जिसको खत्म करने की मुहिम होना चाहिए कि कहीं भी किसी भी तरीके का हथियार हो या जो भी हो, जहाँ भी हमें पता है कि ये देश के सुरक्षा के साथ ये एक रिस्क हो सकता है, बैन इट देन एंड देयर। कोई पॉलिटिकल फ्रंट, ये फ्रंट, फलाना फ्रंट, ढिमकाना फ्रंट का नहीं जरूरत है वहां पर। अगर उसका सोर्स में ही उसका एजेंडा ही वही है, देन बैन इट, कम हेवी हैंडेडली ऑन दीज थिंग्स। और सो दैट कि क्योंकि इतने सारे अब हम ईस्टर्न फ्रंट हो या वेस्टर्न फ्रंट हो या सब जगह पे हम घिरे हुए हैं, इफ यू लूज एनीथिंग, कोई भी एक चीज को हम लेट लूज छोड़ेंगे, वो इसी तरीके से आपको बम का जखीरा और इससे भी बड़ा कुछ आपको मिल सकता है। सो जहां दिख रहा है उसको वहीं खत्म करो। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग कि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सब तो और सबसे मुझे लगता है पहले फ्लैग करना चाहिए। जी जी, गायत्री जी। और जाते-जाते ये कहना चाहूँगी कि एसडीपीआई के साथ फॉर्मली अलायंस में थी कांग्रेस। कौन से स्टेट में अलायंस की थी इलेक्शंस लड़ने के लिए, वो मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो और केरला में ही गांधीज़ आजकल इलेक्शन ज़्यादा लड़ रहे हैं, पहले राहुल गांधी फिर प्रियंका गांधी। कुछ तार जुड़े हुए हैं क्या? पता नहीं, वो वक़्त बताएगा, क्योंकि जैसे-जैसे एविडेंस आएँगे हम शेयर करेंगे, बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश सर्वोपरि। ध्यान रखिए, सजग रहिए, अलर्ट रहिए। थैंक यू सो मच मनीष जी। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर